नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार कलंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। यतुल, योगेंद्र, सोनू, नितेश, विशाल, सत्येंद्र, श्रवण, आयुष, शिवानी, रेखा, मनीषा, तुषार, ज्योति, ज्ञानेंद्र, दीपिका, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका कल टेलीग्राम ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहूँगी। बच्चे ने पूछा है कि मैम 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी यानी 1975 में आपने बताया है कि एक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस आपातकाल का जो ग्राउंड था वो क्या था, ये लगाई गई थी इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पर। किस बेस पर लगाई गई थी? इंटरनल डिस्टरबेंस, इस बेस पर लगी थी, मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। आंतरिक अशांति के आधार पर यह राष्ट्रीय आपातकाल आपका लगाया गया था। और इसमें बच्चे ने ये पूछा है कि भाई यहाँ पर मैम ये आपातकाल जो है वो आपका कब तक रहा था, ठीक है, वो आपातकाल आपका कब तक रहा था, ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है। तो बेटा ये आपातकाल 25 जून 1975 से शुरू हुआ था। 25 जून 1975 से ये आपातकाल शुरू हुआ था और 21 मार्च 1977 तक ये आपका चला था। यानी हम कह सकते हैं कि 21 माह का ये आपातकाल था। 21 मंथ्स ये आपका आपातकाल लगा था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बच्चे का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसकी घोषणा किसने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये लगा था। तो ये इसका ड्यूरेशन है, यही बच्चे का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे प्यारे बच्चे, आगे हम बात करते हैं। एक यहाँ पे एक चीज आपको करेक्शन करना है और फटाफट से नोट्स में करेक्शन करके आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपको बताया है प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल बताया था बेटा मैंने आपको, है ना, राष्ट्रपति शासन। तो आप इसको क्या करेंगे कि जो राष्ट्रपति शासन है इसमें मैंने आपको मणिपुर का 10 टाइम्स लिखवाया, उसको 11 टाइम्स कर दो। मणिपुर में आपको 10 को कट कर देना है और इसको 11 कर देना है। ये मैं कल भी बताने वाली थी लेकिन कल मेरे दिमाग से ये निकल गया था, ठीक है। अब दुष्यंत का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम सेशन और मीटिंग में क्या अंतर होता है? दुष्यंत जी, सेशन के अंदर कई सारी मीटिंग्स होती हैं, एक सेशन में कई सारी बैठकें होती हैं, ठीक है, सेशन के अंदर बैठक होती हैं। तो जैसे आपका संविधान सभा का पहला अधिवेशन या सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उस सेशन के अंदर काफी सारी मीटिंग्स हुई थी। तो मीटिंग्स जो होती हैं वो सेशंस के अंदर होती है, यही डिफरेंस होता है मीटिंग और सेशंस में, ठीक है। फटाफट आप यहां पे इसको करेक्ट करके एक बार थम्स अप कर देंगे कि मैम हमने करेक्शन कर लिया है, कर लिया है आप लोगों ने। चलिए, अब आपका क्या चल रहा था टॉपिक, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैम हमारा टॉपिक चल रहा था महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। और मैम महाधिवक्ता, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ये दो टॉपिक मैम हमारे यहां पर चल रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर से आगे हम बात करते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो कल मैंने इसका क्या पढ़ा रही थी आपको? कल मैंने इसको पढ़ाया था आपका कार्य, ठीक है, कार्य बता रही थी, फंक्शंस बता रही थी, और वहां पर भी फंक्शंस बता रही थी, दोनों जगह मैं कार्य बता रही थी। जिसमें मैंने पहला काम बताया था केंद्र सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना, केंद्र सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना, ठीक है, विधिक मामलों पर सलाह देना, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा लिखिएगा बेटा जी, सेकंड, केंद्र सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार का पक्ष, पक्ष को कहते हैं बेटा जी फेवर, पक्ष को कहते हैं फेवर। केंद्र सरकार का पक्ष न्यायालय यानी कोर्ट में रखना, न्यायालय यानी कोर्ट में रखना। अब बच्चे का क्वेश्चन होगा कौन से कोर्ट में, तो आगे सुनिए। केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में, मामलों मतलब मैटर्स, मैटर्स रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब दोनों ही कोर्ट में इसको सुनवाई का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई, सुनवाई को क्या कहते हैं, हियरिंग, हियरिंग कहते हैं। सुनवाई का अधिकार होता है, अधिकार को क्या कहते हैं, राइट, राइट ऑफ हियरिंग, सुनवाई का अधिकार होता है। तो ये किसी भी कोर्ट में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं ठीक है, इतना प्यार हो गया है। राघवेंद्र बहुत प्यारा सा कमेंट किया है उन्होंने, बहुत प्यारा सा, और आपके इस कमेंट की वजह से बहुत प्यारी सी स्माइल मेरे फेस पे आई है। थैंक यू सो मच बच्चा। राघवेंद्र कह रहे हैं कि मैम आप ऐसे पॉलिटी पढ़ाती हो कि मैं सपने में भी पॉलिटी पढ़ता हूँ थैंक यू सो मच। चलो अब आगे सुनिए यहाँ पर। हाँ रानी, अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगी 50% प्लस वाला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद। एक बार आप कमेंट कर देंगी, बाकी मैं याद रखूंगी कि मुझे आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विधिक मामले क्या होते हैं, लीगल मैटर्स। बेटा कल इसकी इंग्लिश लिखवाई थी मैंने, जो कानूनी मामले होते हैं जिन्हें आप लीगल मैटर्स या विधिक मामले या फिर कानूनी मामले कहते हैं। मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है तो केस होता है मतलब वो लीगल मैटर है, मतलब वो कानूनी मामला है, ठीक है, कानूनी मामला है। तो कानूनी मामलों में भाई आपकी सलाह आपको कौन सलाह देता है, एडवोकेट। तो इनका एडवोकेट कौन होता है, इनका महाधिवक्ता, सॉरी इनका अधिवक्ता कौन होता है, महान्यायवादी होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये केंद्र सरकार का फेवर रखता है। भाई आपका वकील आपका फेवर रखेगा कि नहीं रखेगा, मैम बिल्कुल रखेगा। तो केंद्र सरकार का फेवर कौन रखेगा, केंद्र सरकार का वकील। तो केंद्र सरकार का वकील कौन है, महान्यायवादी है। और ये केंद्र सरकार का फेवर रखने के लिए, उसकी सुनवाई के लिए प्यारे बच्चे किसी भी कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है। अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चे इसमें क्या होगा मैम, यहां पे क्या चेंजेस होंगे, इधर क्या चेंजेस होंगे। तो देखो कार्य, यहां पे मैंने आपको सेम लिखना है, पहले तो हेडिंग फंक्शन यानी कार्य। यहां पे अब जो मैंने कार्य लिख दिया है तो सेम लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन। देखो क्या क्या चेंजेस होंगे, यहां पे क्या चेंज होगा। मैम ये लाइन आपने कल लिखवाई थी, केंद्र सरकार की जगह क्या लिखना है, राज्य सरकार। राज्य सरकार को विधिक मामलों, विधिक लिख लो बेटा जी या कानूनी लिख लो, एक ही बात है। और ये लाइन मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, मामलों पर सलाह देना, ठीक है। तो क्या क्या चेंज हुआ मैम, केवल एक वर्ड, केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार। आगे यहां पर केंद्र सरकार का पक्ष लिखा है तो यहां हम लिखेंगे राज्य सरकार का पक्ष, राज्य सरकार का पक्ष, फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का पक्ष कोर्ट यानी न्यायालय में रखता है, पक्ष न्यायालय यानी कोर्ट में रखता है, क्योंकि ये राज्य सरकार का वकील है
तो भाई ये उसी की करेगा यहां पर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में क्या होगा, तीसरे में होगा मैम राज्य सरकार से जुड़े मामलों यानी मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट में, केवल इसको कहां पर होगा, हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार होता है, सुनवाई का अधिकार होता है। यह आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकता है, और ये केवल हाई कोर्ट में हियरिंग का राइट रखता है, केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इतनी बात आपको समझ में आई इसके काम। अब यहां पे बच्चे का क्वेश्चन है कि अब तक आपने मैम इसका आर्टिकल नहीं बताया है, अब तक आपने इसका आर्टिकल नहीं बताया है, तो चलिए आर्टिकल भी डिस्कस करते हैं। महान्यायवादी बेटा जी आर्टिकल 76 में है और महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है। लिख दीजिए, आर्टिकल मेंशन कीजिए फटाफट, आर्टिकल मेंशन कीजिए एक बार। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चा, आ गई है तो एक बार थम्स अप कर देंगे जल्दी से। तो आर्टिकल 76 में किसके बारे में बात की गई है मैम, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में, और आर्टिकल 165 में मैम महाधिवक्ता के बारे में। दोनों का फंक्शन लगभग बराबर ही होते हैं। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है। बेटा 148 में कैग है यश, अभी हम कैग नहीं पढ़ रहे हैं, कैग पढ़ेंगे अभी। हाँ, महान्यायवादी बच्चे ने पूछा है कि महान्यायवादी केवल केंद्र सरकार के लिए काम करता है, जी हां, और महान्यायवादी पूरे देश में एक ही होता है, लेकिन महाधिवक्ता हर एक स्टेट में होता है। जैसे यूपी का अलग होगा, एमपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, वेस्ट बंगाल का अलग होगा, तो वो आपका अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, लेकिन महान्यायवादी पूरे देश का एक ही होता है। ठीक है, 148 में भी तो बताया मैंने पायल, वो कैग है बेटा। आगे देखिए, अब आगे हम बात करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट की, इनकी नियुक्ति की। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करेगा बेटा जी, तो मैम यहां पे बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट, बट आफ्टर एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आफ्टर एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह के बाद, यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करवाती है। भले ही नाम प्रेसिडेंट का है, लेकिन एडवाइस कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को देगी, प्रेसिडेंट को उसी को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो केंद्र सरकार की सलाह पर। अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे मैम हम लिखेंगे महाधिवक्ता, और यहां हम लिखेंगे एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल। अब आगे आओ,
चेंजेस क्या होंगे मैम, यहां पे नियुक्ति, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, केवल नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा, बाय द गवर्नर, बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा, बट आफ्टर एडवाइस ऑफ, बट आफ्टर एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सलाह के बाद, राज्य सरकार की सलाह के बाद, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ डिफरेंस हुआ नहीं बेटा, अभी धीरे धीरे सब बात करेंगे। आप आगे आगे क्यों भागते हो, आगे आगे क्यों भागते हो, बता रही हूं ना धीरे धीरे। अब कार्यकाल बताती हूं तो फिर नियुक्ति पूछते हो, नियुक्ति बताती हूं तो कुछ और पूछने लगते हो। अरे जो पढ़ा रही हो उसको तो पढ़ लो, और लिस्टिंग मैं आपको दूंगी, आप परेशान मत हो। ये 5th वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 5th और 6th, तो मैं आपको लिस्ट दूंगी कि भाई आपके प्रेसिडेंट कौन कौन रहे हैं, वर्तमान में कौन है, सबकी लिस्टिंग आपको मिलेगी। आप उसके लिए बेफिक्र रहो। इवन कुछ फैक्ट्स भी ऐड करके दूंगी मैं आपको जो आपके काम आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगली हेडिंग होगी मैम हमारी इन दोनों के लिए कार्यकाल, है ना। कार्यकाल, कार्यकाल कह लो, पदावधि कह लो, एक ही बात है, टेन्योर। तो ध्यान रखिएगा बेटा जी, निश्चित नहीं, निश्चित नहीं, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, निश्चित नहीं है इसका कार्यकाल। मैम इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि संविधान ने निश्चित नहीं किया है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल कब तक होता है। ध्यान से सुनिए, जब तक केंद्र सरकार, सिंपल लिखो कि निश्चित नहीं है, और आगे लिखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। लिखिएगा, होल्ड द ऑफिस, होल्ड द ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। इसका क्या मतलब होता है मैम, इसका मतलब होता है कि इनको अगर हटाया जाएगा, अगर हमसे पूछेगा हटाता कौन है, तो आपको मैं बता दूं फिर भी आंसर मैम राष्ट्रपति ही आएगा, प्रेसिडेंट ही आएगा, लेकिन यहां पर भी केंद्र सरकार की सलाह से, केंद्र सरकार की सलाह पर, सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह होती है, यानी नियुक्ति करेंगे तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, और बेटा जी हटाएंगे तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह से ही इनकी नियुक्ति होती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो ये भी चेंज हो जाते हैं। इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं रखा गया है, कोई भी निश्चित कार्यकाल इनका नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने कल भी बताया था कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो भी पोस्ट होंगी, इसका मतलब होता है कि आपके प्रेसिडेंट ही उस पर्सन को अपॉइंट करते हैं और आपके प्रेसिडेंट ही उस पर्सन को हटाएंगे।
बाबू टिल्लू ने कहा है कि क्या महान्यायवादी अपना निजी केस लड़ सकते हैं? अभी इसका आंसर भी दूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? अलग अलग दुख हैं बच्चों के, रोज एक क्वेश्चन पूछना होता है। जो चलता है ना बेटा, यहां पे लिखेंगे आप सेम, सेम लाइन पूरी नोट करनी है, निश्चित नहीं। यहां पे राष्ट्रपति है तो क्या लिखेंगे? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। इंग्लिश आप यहीं से लिख लेंगे जो लिखी हुई है, केवल क्या लिखेंगे? होल्ड द पोस्ट प्लेजर ऑफ गवर्नर, प्लेजर ऑफ गवर्नर। और यहां पे अगर मैं पूछूं तो कौन हटाएगा? हटाता कौन है? तो मैम अगेन हम चेंज कर देंगे, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल। और ये किसकी सलाह पर? राज्य सरकार की सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। खत्म। ये इसका कार्यकाल है, निश्चित नहीं होता है बेटा। ठीक है? और इसको आप ध्यान रखेंगे कि कार्यकाल निश्चित नहीं है। मैम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है इसका कार्यकाल। सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये भी चेंज होगा, स्टेट गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये भी चेंज होगा, क्योंकि इसका कार्यकाल स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से या सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से महान्यायवादी और स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से महाधिवक्ता, इनकी अपॉइंटमेंट होती है और इन्हीं की मर्जी से इन्हें हटाया भी जाता है। महाधिवक्ता को राज्यपाल हटाते हैं और प्यारे बच्चे महान्यायवादी को प्रेसिडेंट हटाते हैं। बिल्कुल बिट्टू, एडवाइस लेनी जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रेसिडेंट के पास बहुत कम पावर्स होती हैं जब वो अपनी मर्जी से डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम बात करते हैं कार्यकाल के बाद में। कार्यकाल क्या है ये हमारा हो चुका है। अब आता है कि त्यागपत्र, रिजाइन किसको देते हैं? ये रेजिग्नेशन, तो मैम राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। यहां पे क्या लिखेंगे? रेजिग्नेशन राज्यपाल को, यानी गवर्नर राज्यपाल को देते हैं। अपनी पोस्ट छोड़ भी सकते हैं, इनके पास ये यहां पर बेटा जी इनके पास सुविधा होती है कि अगर इन्हें काम नहीं करना तो ये त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, बच्चा आपको बहुत ज्यादा क्रेज रहता है वेतन कि इनकी सैलरी कितनी होती है। तो बेटा जी इनकी सैलरी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो वेतन निश्चित करेंगे वही वेतन इनको दिया जाता है। ठीक है, और बेटा जी इनकी सैलरी भारत की संचित निधि से दी जाती है, भारत की संचित निधि, यहां से इनको सैलरी दी जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। अब आप समझ ही गए होंगे इधर क्या लिखना होगा। अब इतनी बात तो आपको समझ में ही आ गई होगी कि भाई मैम यहां पर राष्ट्रपति तो यहां राज्यपाल, यहां भारत की संचित निधि तो यहां राज्य की संचित निधि। फिक्स सैलरी नहीं है इनकी, लेकिन ये माना जाता है क्योंकि इनकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल होती है, तो उनकी बराबर ही इनको भी सैलरी मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर वेतन, सैलरी,
राज्यपाल द्वारा निर्धारित, डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। और कहां से दी जाएगी? राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब फिर भी मैम हमें बताइए कि सैलरी कितनी होती है, लगभग हम कितना मान सकते हैं? तो बेटा ये देखिएगा, यहां पर वैसे तो फिक्स सैलरी इनकी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपके महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, महान्यायवादी, इन्हें किसके बराबर माना जाता है? इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर माना जाता है, बराबर। तो इनको सैलरी भी इनके बराबर मिलती है, और आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है वो होती है 2,50,000 रुपए। तो इनकी सैलरी भी इतनी ही मानी जाती है, 2,50,000 रुपए। कैसी होती है मैम? पर मंथ, प्रति माह, पर मंथ मिलती है मैम, पर मंथ इनकी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर हैं, तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल लिखिएगा, हाई कोर्ट के जजेस के बराबर। तो हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है? 2,25,000 रुपए प्रति माह। तो इनकी सैलरी मानी जाती है इतनी ही होती है, ठीक है। इनकी 2.5 लाख और उनकी 2,25,000। अब बात करते हैं कि महान्यायवादी या महाधिवक्ता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ठीक है। सॉरी बेटा, माफी चाहूंगी, लेकिन जो रेगुलर क्लासेस नहीं करते उनकी वजह से मैं बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपको बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे पास में बहुत ही कम टाइम है चीजों को खत्म करने के लिए। उसमें हमें आपको पढ़ाना भी है, समझाना भी है, चीजों को अच्छे से भी करवाना है। और आप डेली आते हैं क्लास में, कोई आज पूछ रहा है कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कोई पूछ रहा है मंत्री परिषद क्या होता है, कोई पूछ रहा है कुछ, कोई पूछ रहा है कुछ, वो वाले क्वेश्चंस जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूं। तो ये चीजें नहीं चलेंगी क्लास में, ऐसा नहीं किया जाएगा क्लास में। आप इसके लिए भले ही बुरा माने, लेकिन मेरी भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बेटा अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं करते तो रेगुलर क्लासेस करो, बीच में से क्लास बिल्कुल मत करो, स्टार्टिंग से क्लास करो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। महान्यायवादी के बाद अब हम देखेंगे इनकी महान्यायवादी की क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं क्या होती हैं। क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यताएं। और बेटा जी जरा एक लाइन ध्यान से लिखना, इनमें वही योग्यताएं होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी जज की होती हैं, न्यायाधीश की होती हैं। और बेटा जी मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल
127, ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पर समझने वाली, सॉरी 124, सॉरी बेटा 124 के सब क्लॉज 3 में है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस हैं वही सेम क्वालिफिकेशंस किसके पास होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल के पास, अटॉर्नी जनरल के पास होनी चाहिए। ऐसे ही प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे जब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस, तो आपको पता है क्या क्या चेंज होगा। मैम यहां सुप्रीम कोर्ट है तो यहां हाई कोर्ट, इसमें वही योग्यताएं होती हैं जो हाई कोर्ट के जज की होती हैं। और हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस कहां पर हैं? आर्टिकल 217 के सब क्लॉज 3 में, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सेम क्वालिफिकेशंस की डिमांड होती है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं मैम ये भी बताओ। महान्यायवादी की लिखो, पहला भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ध्यान से, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, 5 वर्ष यानी 5 इयर्स, 5 वर्ष का किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में जज, यह लिखना पहले, न्यायाधीश यानी जज का अनुभव होना चाहिए। का अनुभव किसको कहते हैं बेटा जी? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना मैम, इसका क्या मतलब है आपका? इसका मतलब है कि अगर हम बात करते हैं, अच्छा हाँ मैंने शायद दोनों जगह, ओके ओके सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, यहां पे 2 कर देना, 2, सॉरी यहां पे भी मैंने 3 लिख दिया, 2 कर देना इसको, ठीक है, इसको 2 कर देना, अभी कर लो करेक्शन। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, इसका क्या मतलब है? तो बेटा इसका मतलब है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है या कोई भी हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है या महान्यायवादी बनना चाहता है, तो दोनों से यह कहा जाता है कि भैया एटलीस्ट आपको किसी भी हाई कोर्ट में, चाहे कोई भी हाई कोर्ट हो, और ऐसा नहीं कि एक ही हाई कोर्ट से, 1 हो 2 हो 3 हो, आपने एटलीस्ट 5 ईयर एज अ जज प्रैक्टिस किया हो किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप कहो यहां पे तो कि मैम अगर ये नहीं है तो और कोई ऑप्शन है? हाँ बेटा, और भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अगर ये नहीं है तो फिर आपको 10 वर्ष का अधिवक्ता, अधिवक्ता किसको कहते हैं बेटा जी? एडवोकेट। 10 वर्ष का अधिवक्ता का किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में अनुभव होना चाहिए। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। अगर आपके पास में जज का नहीं है तो आपके पास एडवोकेट का होना चाहिए। आप कहो मैम अगर ये भी ना हो तो, अगर ये भी ना हो तो, पहले मैं महान्यायवादी की बता रही हूं फिर महाधिवक्ता पे आऊंगी। ये भी ना हो तो मैम राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। पारंगत विधिवेत्ता। अब यही बच्चा मुझसे पूछेगा बस, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में।
डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैम एक जज और एडवोकेट को जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के बाद होता है वो एक्सपीरियंस इसको होना चाहिए विदाउट प्रैक्टिस, यानी गुड नॉलेज ऑफ लॉज, विधियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जो कि आपके इसको या इसको प्रैक्टिस के बाद मिला है। राष्ट्रपति की नजर में उसके पास उसे लगना चाहिए कि हां ये व्यक्ति जो है ये आपका अटॉर्नी जनरल बनने के लायक है। और बेटा जी अगर ऐसा होता है, राष्ट्रपति को लगता है, तो विदाउट प्रैक्टिस हाई कोर्ट में यहां पर अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को जिसने ना तो जज के रूप में ना ही एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस की है, लेकिन उसको वही नॉलेज है जो कि उसको होनी चाहिए। बेटा जी मधु वर्मा जी, यहां पर मिनिमम एज नहीं होती, यहां पर रिटायरमेंट एज होती है, जिसकी मिनिमम एज नहीं होती। बेटा अगर मिनिमम एज होती तो मैं लिखवाती आपको, ठीक है। तो ये आपकी सेम क्वालिफिकेशंस किसकी होती हैं? सेम क्वालिफिकेशंस अगर हम बात करते हैं तो मैम हमारे महान्यायवादी की होती हैं, ठीक है। तो अब ये जजेस की भी हो गई सुप्रीम कोर्ट के, वहां नहीं लिखवाऊंगी मैं क्वालिफिकेशन सब अगेन। अब बात करते हैं महाधिवक्ता। तो भाई पहली लाइन तो एकदम सेम लिख देना कि महाधिवक्ता बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चे अब इसके पास में क्या होना चाहिए? इसके पास में ये वाली लाइन ये लिखना, ये लाइन नहीं लिखनी क्योंकि ये इसकी योग्यता नहीं है, नहीं लिखनी, बल्कि ये वाली लाइन सेम लिखनी है, ये सेम लिखनी है, बीच वाली लाइन नहीं लिखनी। मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष का अधिवक्ता का किसी भी हाई कोर्ट में अनुभव होना चाहिए, और अगर ये नहीं है, और अगर ये नहीं है तो फिर तो मैम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद पर, किसी भी न्यायिक पद को क्या कहते हैं मैम? जुडिशियल ऑफ पोस्ट, किसी भी न्यायिक पद पर कार्य किया हो। मतलब जैसे जजेस और एडवोकेट करते हैं ऐसे ही इसने भी एटलीस्ट 10 ईयर्स तक किसी जुडिशियल पोस्ट को होल्ड किया हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, और 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद को उसको धारण करना चाहिए। या तो ये हो या फिर ये हो, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी होता है, ठीक है। बताइए जल्दी से यहां तक कोई भी आपका कोई भी डाउट है यहां तक? लता बेटा प्रेसिडेंट को पता कैसे चलता है? तो इनकी क्वालिफिकेशंस चेक की जाती हैं, ठीक है। ऐसी थोड़ी किसी को भी अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल बना दिया जाएगा, क्वालिफिकेशंस को चेक किया जाता है। गोपाराम जी गुस्सा मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो। तो ये महान्यायवादी और महाधिवक्ता। अब आपके यहां पे ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा जी इन पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे अब हम। प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे? रिस्ट्रिक्शंस एक फ्रीडम भी होती है और रिस्ट्रिक्शंस भी इन पे होते हैं। तो फ्रीडम क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये भी। मैक्सिमम एज बेटा जजेस की होती है क्योंकि इनका तो रिटायरमेंट कभी भी हो सकता, मतलब इनका फुल टेन्योर है ही नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पे होते हैं। और आप जजेस का अगर मैक्सिमम एज पूछ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का 65 और हाई कोर्ट का 62, लेकिन इनकी मैक्सिमम एज नहीं क्योंकि इनका टेन्योर ही नहीं है ना, अभी तो बताया कि निश्चित नहीं है। आगे देखिए, प्रतिबंध यानी कि रिस्ट्रिक्शंस, और ये रिस्ट्रिक्शंस कब लगते हैं? तो मैम आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब जब ये अपने पद से हट जाते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात।
तब लगते हैं इन पर ये रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब आगे देखिए रिस्ट्रिक्शन होता क्या है। पहले तो लिखिएगा फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन से पहले भी, जैसे एक बच्चे ने बोला था तो लिखिएगा किसी भी न्यायालय में वकालत, एडवोकेसी, वकालत का कार्य कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसा नहीं कर सकते, पर ये कर सकता है। क्यों मैम? जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं कर सकते तो ये कैसे कर सकता है? तो बेटा जी ये इसलिए कर सकता है क्योंकि इसका फुल टेन्योर नहीं है, पूर्ण कार्यकाल नहीं है, फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का निश्चित कार्यकाल होता है, इसका नहीं होता मैम। इसलिए इसे ये फ्रीडम दी गई है कि आप इस पोस्ट से हटने के बाद किसी भी कोर्ट में एडवोकेसी मतलब वकालत का काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके पास ये फ्रीडम होती है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है बेटा जी कि यहां पे ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के विरुद्ध, अगेंस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेंस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेंस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के विरुद्ध ना तो बेटा जी ये कोई एडवाइस देगा, मतलब सलाह नहीं दे सकता, कोई भी एडवाइस किसी को नहीं देगा, और दूसरा ना ही केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता, कोई केस नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसका पार्ट रह चुका होता है, इसलिए। तो ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस इस पे होती हैं कि आप ना तो कोई एडवाइस दोगे और ना ही आप उसके खिलाफ कोई भी केस लड़ोगे। क्लियर है? अब मैम यहां पर क्या करना है? बच्चा सेम लिखना है पूरा पॉइंट, ठीक है, यहां पर भी सेम लिखना है, और बेटा जी यहां पे क्या होगा? राज्य सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध क्या नहीं कर सकता मैम? सलाह नहीं देगा और इसके खिलाफ कोई केस नहीं लड़ेगा। ये दोनों काम बेटा जी ये नहीं कर सकता आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि ये इनका पार्ट रह चुका होता है। आ रही हूं बेटा, सॉलिसिटर जनरल भी बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस इस पर होती हैं। अब प्यारे बच्चे, इनके बारे में एक चीज और आपको जानने की आवश्यकता है, और वो चीज जानने की आवश्यकता है आपको आर्टिकल 88 और आर्टिकल 177। बहुत अच्छा सा यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो आर्टिकल 88 क्या कहता है? ये अटॉर्नी जनरल को लेकर है, और इसमें कहा गया है कि हमारे जो महान्यायवादी होते हैं, हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो क्या कर सकते हैं मैम? ये संसद की जो बैठक होती है, संसद की बैठक यानी मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें ये क्या कर सकते हैं मैम? इसमें ये भाग ले सकते हैं, इसमें ये चर्चा मतलब डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, लेकिन मैम इसमें ये मतदान यानी कि वोटिंग नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। क्यों मैम? क्योंकि बेटा जी ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, क्योंकि मैम ये संसद यानी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में मेंबर नहीं होते, इसलिए ये वोटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि संसद में वोटिंग करने का अधिकार जो जिस हाउस का मेंबर है उसी को होता है। लोकसभा का मेंबर लोकसभा में वोटिंग करेगा और राज्यसभा का मेंबर राज्यसभा में वोटिंग करेगा, लेकिन ये तो किसी के मेंबर है ही नहीं,
अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है मैम, यहां से क्वेश्चन बेटा ये बनता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता फिर भी उसे संसद की बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, तो वो आपका महान्यायवादी। अब यहां पे आर्टिकल 88 है, यहां आर्टिकल 177, और ये किसको लेकर है, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को लेकर है मैम। यहां पे संसद की बैठक है तो यहां पे मैम विधानमंडल की बैठक, विधानमंडल की बैठक, मीटिंग ऑफ लेजिस्लेचर, सेम चीजें लिखनी है यहां पर भी मैम। पार्टिसिपेशन कर सकता है, चर्चा कर सकता है, चर्चा मतलब होता है बोलना, लेकिन मतदान यहां पर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी लेजिस्लेचर के ना तो ये एमएलए होता है ना ये एमएलसी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके पास एक अधिकार है यहां पर जाने का, लेकिन वोटिंग का नहीं, क्योंकि मैम ये इनके मेंबर्स नहीं होते, क्योंकि मैम ये इनके सदस्य इनके किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो राइट ऑफ वोटिंग क्यों नहीं है बेटा जी, क्योंकि मैम राइट ऑफ वोटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके सदस्य नहीं होते हैं संसद के। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, बताइए सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। ठीक है, चलो बताइए मैम सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। बेटा हिंदी में भी सॉलिसिटर जनरल ही कहेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, मतलब संविधान में इसके बारे में चर्चा नहीं है। तो आप लिखेंगे सॉलिसिटर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिसिटर जनरल कैसी पोस्ट है, गैर संवैधानिक पद है, गैर संवैधानिक पद, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और जबकि महान्यायवादी और महाधिवक्ता कैसी पोस्ट है, तो मैम वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गैर संवैधानिक पद है। इनकी नियुक्ति ये केवल सेंटर में होते हैं, इनकी नियुक्ति महान्यायवादी को, महान्यायवादी की उसके कार्यों में, उसके कार्यों में मदद करने के लिए की जाती है, मदद करने के लिए यानी हेल्प की जाती है। तो सॉलिसिटर जनरल क्या करते हैं, आपके महान्यायवादी की उसके कार्यों में हेल्प करते हैं। और यह भी मैं आपको बता दूं बेटा जी कि ये भले ही गैर संवैधानिक पद है, लेकिन यह भी आपका कैसा पद है, दूसरा सबसे बड़ा कानूनी पद है, दूसरा सबसे बड़ा कानूनी पद, यानी सेकंड हाईएस्ट लीगल पोस्ट। ये भी आपके एक तरीके से विधिक अधिकारी होते हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर ये आते हैं। ठीक है, इतनी बात चलते हैं। अब ये आपका क्या हुआ मैम, ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। और जब चैप्टर फिनिश होता है तो एक हम प्यारी सी स्माइल करते हैं, और वो स्माइल ऐसी होती है। ठीक है, स्माइली के साथ। क्लियर है? हिंदी में भी सॉलिसिटर जनरल ही कहा जाता है रवि कुमार। बेटा अभी तो बोला मैंने। हाँ रानी, मुझे आपका क्वेश्चन याद है, अभी बताऊंगी। अब आपका एक टॉपिक राज्यपाल, ये बचा है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर। कहां पर है मैम, पार्ट या भाग 6 में।
और ये किसका भाग होता है? राज्य कार्यपालिका का। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया था। अब जैसे आपके सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे ही स्टेट में आपके गवर्नर होते हैं। तो आपको मैंने लिखवाया था कि आपके राष्ट्रपति जी कौन होते हैं? कि आपकी संघीय कार्यपालिका के नाममात्र और संवैधानिक प्रधान। तो इनके बारे में लिखिएगा कि ये कौन होते हैं? कि मैम हमारी जो राज्य कार्यपालिका है, हमारी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके ये कैसे होते हैं? संवैधानिक और नाम मात्र के प्रधान। नाम मात्र के प्रधान यानी लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। मतलब यहां पर भी अगर हमसे पूछा जाए कि इस राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे? देखते हैं कितने बच्चे मुझे इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। रियल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव बेटा जी कौन होगा? रियल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये तो नॉमिनल हेड हो गए, क्योंकि सेम पोजीशन है इनकी वही जो राष्ट्रपति की आपके सेंटर में है। सीएम, वेरी गुड मैम। चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल, गवर्नर राज्य कार्यपालिका में नॉमिनल और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। इनके पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी ये उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और अगली क्लास अब आपकी कहां से स्टार्ट होगी? आर्टिकल 153 से। बेटा अब मैं पीडीएफ का यूज करना शुरू करूंगी, क्योंकि बाइलिंगुअल फॉर्म में लिखने में बहुत समय वेस्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन समझाने का तरीका वही रहेगा। अब चलते हैं, क्लास खत्म हो चुकी है। रानी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसलिए मैं आंसर जरूर करूंगी। चलिए, रानी का क्वेश्चन है कि आपने बताया था कि मैम पीएम वही व्यक्ति बनता है जिस जैसे लोकसभा है, इस लोकसभा में 50% +1 बहुमत जिस पार्टी के पास होता है, बहुमत जिस पार्टी के पास होता है उसी पार्टी का नेता पीएम बनता है। लेकिन उनका क्वेश्चन है कि अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, रानी गौतम का क्वेश्चन है कि अगर मैम किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिले ही नहीं तो क्या होगा? ये हो ही ना, तो प्यारे बच्चे या तो बनेगी गठबंधन की सरकार, जिसे आप कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, जिसमें आपकी दो पार्टियां मिलकर मेजॉरिटी को प्रूफ करेंगी और कोएलिशन गवर्नमेंट बनाकर अपना पीएम अपॉइंट करवा देंगी। इनके बीच में समझौता हो जाएगा, ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट कब बनती है? जब किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, यानी स्पष्ट बहुमत नहीं होता। और अगर मैम कोएलिशन गवर्नमेंट भी ना बने, तो अगर ये भी नहीं बन पाएगी, तो जो आपकी सबसे बड़ी पार्टी होगी, है ना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनमें जो सबसे बड़ी पार्टी का मतलब है जिसको लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे, जिसके लोकसभा में सबसे ज्यादा एमपी होंगे, तो सबसे बड़े पार्टी का जो नेता, मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, इनमें से आपके राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? इनमें से आपके राष्ट्रपति जी किसी एक को पीएम अपॉइंट कर देंगे, किसी एक को पीएम बना देंगे, लेकिन समय देंगे।
और कहेंगे कि भैया आपको जो है मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, मेजॉरिटी में आना पड़ेगा, तब तो आप कंटिन्यू रहोगे, अदरवाइज नहीं रहोगे। और मेजॉरिटी प्रूफ करने का समय लगभग 1 महीने का होता है। आप कहो मेजॉरिटी प्रूफ नहीं हुई तो बेटा जी दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो ये आपके यहां ऑप्शंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पीएम बीच में मर जाता है, तो क्या सरकार खत्म हो जाएगी? हां, अगर पीएम बीच में मरता है सरकार खत्म हो सकती है, लेकिन बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? मान लीजिए जैसे आपकी पता है आपको कि इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई थी जब ये पीएम के पद पर थी। तो इंदिरा गांधी जी को गोली मरी तो उसका मतलब सरकार खत्म, क्योंकि पीएम पर ही डिपेंड होती है। लेकिन इसे रोका जा सकता है। अगर आपके जो एमपी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया था, अगर ये एमपी किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी सेकंड पर्सन को एज अ पीएम सपोर्ट कर देते हैं, एज अ पीएम सपोर्ट कर देते हैं, उसको अपना सपोर्ट दे देते हैं, समर्थन दे देते हैं, तो राष्ट्रपति जी को फिर उसी को पीएम अपॉइंट करना होगा। और इसका एग्जाम्पल कौन है? राजीव गांधी जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन था, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, यानी परिस्थितियों के हिसाब से चीजों को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम गवर्नर को आगे पढ़ेंगे और बेटा मैं पीडीएफ का थोड़ा प्रयोग करूंगी ताकि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो और लिखने के समय पे मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, क्योंकि अब मुझे संसद पढ़ाना है, विधानमंडल पढ़ाना है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं सारे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, नई चीजों के साथ। पीडीएफ से भी उतना मजा आएगा जितना ऐसे आ रहा है, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।